तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है हमारी, जिसके अंदर हम लोग ग्राफ से रिलेटेड सारा कुछ सीखेंगे। ग्राफ से रिलेटेड मतलब हम लोगों को बेसिकली तीन प्रकार का ग्राफ देखना है। एक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक है स्पीड टाइम ग्राफ और एक है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। पर डिस्टेंस देखेंगे तो साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी देखना होगा, स्पीड देखेंगे तो साथ साथ वेलोसिटी भी देखना होगा। तो हमें मिलाकर कुल मिलाकर ये 5 प्रकार के ग्राफ देखने हैं। उसमें जो सबसे पहला ग्राफ होता है दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो हमने हेडिंग डाला है ग्राफ्स ऑफ वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेरिएबल्स में क्या क्या हो सकता है? डिस्टेंस हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, स्पीड हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है और एक्सीलरेशन। ये 5 वेरिएबल के तहत हम लोग ग्राफ को देखेंगे। तो उसके अंदर जो सबसे पहला ग्राफ है दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो हेडिंग डालिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। उस डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर और एक हेडिंग डालिए, या लिखिए केस 1। इसके अंदर लिखिए केस 1, राइट। व्हेन द ऑब्जेक्ट is at rest, WRT टाइम। विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है? रेस्ट पर है। विथ रेस्पेक्ट टू टाइम जब मेरा ऑब्जेक्ट कैसा हो? रेस्ट पर हो, तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा? तो ये आपका डिस्टेंस वर्सेस टाइम, डिस्टेंस वर्सेस डिस्टेंस इन मीटर वर्सेस टाइम इन सेकेंड्स का ग्राफ है। समझिएगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपकी बॉडी 10 मीटर पर एट टाइम t = 0 रखी हुई है। अब कब किसी बॉडी को मैं कहूंगा कि वो रेस्ट पर है? जब टाइम बढ़ता जाए। मानिए टाइम अब क्या हो गया? 1 सेकेंड हो गया, टाइम 2 सेकेंड हो गया, टाइम 3 सेकेंड हो गया, टाइम 4 सेकेंड हो गया, पर बॉडी जो है वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। ऐसा जब कभी भी होगा तो जो लाइन बनेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ग्राफ रिलेटेड टू डिस्टेंस टाइम व्हेन ये क्या है? बॉडी रेस्ट पर है। व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। टाइम बढ़ रहा है लेकिन बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। डन। तो ये ग्राफ आप उसके नीचे बनाइए और कुछ बातें। तो ये ग्राफ आपने बना लिया है। इस ग्राफ के नीचे आप एक बात लिखिए, राइट। When a body is at rest, the distance time graph is a straight line parallel to time axis. Parallel to time axis. अब देखिए ये बात तो आपने समझ में आ गया, ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। यहां पर एक और बहुत अच्छी चीज है, एक और चीज आप देख सकते हैं। यहां से आप एक बात जानते हैं। क्या जानते हैं? तो पहले उस जानने वाली बात को आप लिख लीजिए, फिर सेकंड बात को सेकेंड वाला पॉइंट पे प्रूव करता हूं। द स्लोप ऑफ
distance time graph, the slope of distance time graph gives what? Speed. Gives speed. तो जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो क्या देता है? वो स्पीड देता है. वो क्या देता है? स्पीड देता है. अब आइए ग्राफ में. डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप मतलब tan थीटा. tan थीटा आपको क्या देगा? v देगा. tan थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस. पर यहां पर जो एंगल बना रहा है ये कितना डिग्री है? 0 डिग्री. 180. थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 0 डिग्री. तो tan थीटा मतलब tan ऑफ 0 डिग्री. और tan 0 किसके बराबर? 0 के बराबर. तो वेलोसिटी किसके बराबर? वेलोसिटी किसके बराबर? 0 के बराबर. वेलोसिटी किसके बराबर? 0 के बराबर. आपने यही तो केस लिखा है, व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. तो मैथमेटिकली भी ये बात हमने सही प्रूफ कर दिया, ग्राफिकली तो खैर प्रूफ किए ही हुए हैं. गॉट इट? तो ये आप अपनी कॉपी में लिख लें कि थीटा यहां पे कितना आया है? थीटा यहां पे आया है 0 डिग्री. थीटा यहां पे आया है 0 डिग्री. डन. थीटा यहां पे 0 डिग्री. बढ़े आगे. केस नंबर 2 बढ़ा जाए. तो यहां से जो दूसरी वाली बात है, ये बात यहां से मुझे समझ में आ गया कि जो हमारा tan थीटा है, जो कि स्लोप है, जो कि m के बराबर है, वही वेलोसिटी होता है या स्पीड होता है. और स्पीड यहां पर कितना निकल के आया? 0 निकल कर आया. स्पीड यहां पर कितना निकल कर आया है? 0 निकल कर आया है. कैसे? बिकॉज थीटा कितना था हमारा? थीटा हमारा 0 डिग्री था. बिकॉज ऑफ दिस द स्पीड इज 0. बढ़े आगे. केस नंबर 2. केस नंबर 2. व्हाट इज केस 2? राइट. when the object या body is moving with uniform speed. अब देखिए ध्यान से, यूनिफॉर्म स्पीड हम लोग किसको बोलते हैं? यानी बॉडी कैसे मूव कर रही है? कांस्टेंट स्पीड से. और कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब होता है? तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. डन. अगले पेज पर मैं ग्राफ बनाता हूं और पीछे वाले पर मैं जो बाकी के कैलकुलेशंस हैं वो सब लिख लूंगा. यहां ध्यान से देखिए. ठीक है. और ठीक है. अब देखिए, ये वापस से क्या है? आपका डिस्टेंस है इन मीटर और ये आपका क्या है? टाइम है इन सेकेंड्स. अब देखा जाए तो सपोज करिए ये आपका 10 मीटर है, ये आपका 20 मीटर का डिस्टेंस है, ये आपका 30 मीटर का डिस्टेंस है और ये आपका 40 मीटर का डिस्टेंस है. करस्पॉन्डिंगली ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड है और ये 4 सेकेंड है. डन. अब चेक करते हैं 1 सेकेंड पे बॉडी कहाँ रहा होगा? दूसरे सेकेंड पे बॉडी कहाँ रहा होगा? तीसरे सेकेंड पर और चौथे सेकेंड पर. इन सबको अगर आप एक लाइन से जोड़िएगा, इन सबको अगर आप लाइन से एक जोड़िएगा तो लाइन आपका कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा. और
यहां पर जो आप इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, वो आपको क्लियर एकदम दिखाई दे रहा है कि ये जो आपने ग्राफ बनाया है वो एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, वो एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये बेसिकली इस तरह का ग्राफ आपको देखने को मिलता है। तो आप कह सकते हैं when a body is in uniform speed, when the body is in uniform speed, the distance time graph, the distance time graph is a straight line passing through origin full stop at time t is equal to 0, x is equal to 0। तो ये हमारा कंडीशन है जिस पर हमने ये ग्राफ को बनाया है, और यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब यहां से हमें एक चीज और सीखना है, क्या? ये एंगल क्या है? थीटा है। अगर मैं ये पहले ट्रायंगल की बात करूं, थीटा सेम, दूसरे ट्रायंगल की बात करूं, थीटा सेम, तीसरे ट्रायंगल की बात करूं, थीटा सेम, और चौथे ट्रायंगल की बात करूं उसका भी थीटा सेम है। तो अब यहां पर क्या मैं ये लिख सकता हूं? ध्यान से देखिए, tan of theta for first triangle can be written as 10/1 that is equal to 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देता है? स्पीड देता है। tan of अगेन थीटा बट फॉर 2 सेकेंड्स क्या होगा? 20/2 that is equal to अगेन 10 मीटर पर सेकेंड। जब आप थर्ड ट्रायंगल के लिए लिखिएगा tan of थीटा तो किसके बराबर होगा? 10/3 that is equal to 10 मीटर पर सेकेंड। और जब आप tan of थीटा फॉर फोर्थ ट्रायंगल लिखिएगा, ये भी वापस से क्या आएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। यहां से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि चाहे आप फर्स्ट ट्रायंगल के लिए लिखिए, सेकेंड ट्रायंगल के लिए लिखिए, थर्ड ट्रायंगल के लिए लिखिए या फोर्थ ट्रायंगल के लिए लिखिए, सारा एक ही स्पीड है एंड दैट स्पीड इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपका जो स्पीड है वो क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और स्लोप क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। सबका थीटा क्या है? सेम है। और यहां से प्रूफ भी हो रहा है कि सारे का स्पीड क्या आ रहा था? सेम ही आ रहा था। तो कांस्टेंट थ्रू आउटली अगर सबका स्पीड क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। इसका क्या मतलब है? द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। और हमारे इस एग्जांपल में कांस्टेंट स्पीड किसके बराबर है? 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। तो जब कभी भी आपसे कॉन्स्टेंटली कहेगा कि ये बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, तो उसका ग्राफ कैसा होगा? इट विल बी स्ट्रेट लाइन। अब दो तरीके का स्ट्रेट लाइन हो सकता है, एक ओरिजिन से पास हो सकता है या कहीं ऊपर से हो सकता है। ऊपर से होगा तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि भाई जब टाइम t इक्वल टू 0 पे x 0 नहीं है, x का कुछ वैल्यू होगा, या आगे से बन सकता है या पीछे से बन सकता है, पर बनेगा ऑलवेज, नेचर ऑफ द ग्राफ कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट को क्या करेगा? फॉलो करेगा, जहां इंटरसेप्ट 0 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। यह बात समझ में आ गई? तो जब कभी भी यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ आएगा तो ऐसा ही बनेगा। बढ़े आगे, केस नंबर 3। केस 3 में पहले लिखिए, when the body is moving with non-uniform speed, when a body is moving with
नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसके अंदर ए, अब कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में अगर है तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? पहला पॉसिबिलिटी है कि या तो वो इंक्रीजिंग स्पीड से हो, या सेकेंड हो सकता है कि वो कैसा हो, डिक्रीजिंग स्पीड में हो। पहला वाला जो ग्राफ है उसको हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं? इंक्रीजिंग स्पीड के अंदर। क्या हम मान रहे हैं कि भाई स्पीड जो है आपका क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो स्पीड को आप बढ़ा रहे हैं, उसके लिए हम लोग ग्राफ देखते हैं। तो ये आपका डिस्टेंस और ये आपका टाइम ग्राफ। तो ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ये आपका डिस्टेंस है इन मीटर जो कि इस तरह जा रहा है, और ये आपका टाइम है इन सेकेंड्स जो इस प्रकार यहां जा रहा है। अब ध्यान से देखिए, इसका जो ग्राफ होता है नेचर का, पहले मैं ग्राफ बना देता हूं फिर मैं चीजों को पुट कर दूंगा। इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसे पैराबोलिक नेचर का होता है। कैसा होता है? पैराबोलिक नेचर का। अब मैं क्या करता हूं, इसके करस्पॉन्डिंगली जो समय है वो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और 4 सेकेंड। ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड और ये 4 सेकेंड। 1 सेकेंड पे आपकी बॉडी कहां पर है? तो कोई एक पॉइंट यहां पर है जहां पर आपकी बॉडी पोजीशनड है। 2 सेकेंड पे आपकी बॉडी कहां पर है? तो किसी इस पोजीशन पर है। 3 सेकेंड पे आपकी बॉडी कहां पर है? किसी इस पोजीशन पर है। और 4 सेकेंड में आपकी बॉडी कहां पर है? किसी इस पोजीशन पर है। ठीक है, ये आपका टाइम t इक्वल टू, ज़्यादा इधर हो गया क्या? तो मैं क्या करूं, टाइम को ही मिटा दूं, इसके करस्पॉन्डिंग यहां आ रहा है क्या अभी? ठीक है, ये टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं इसकी रीडिंग डाल रहा हूं, मैंने इसके मेजरमेंट्स डाल रहा हूं। यहां पे मान लीजिए टाइम t इक्वल टू 0 पे x जो था वो क्या था? 0 था। यहां पे 2, इसको 8, इसको 25 और इसको 60, ऐसा कुछ मैं वैल्यूज लिख रहा हूं। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखाई देगा 0 से 1 सेकंड में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 2 मीटर ट्रैवल किया। 1 से 2 सेकंड के बीच में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 6 मीटर ट्रैवल किया। यहां से यहां के बीच में बॉडी कितना मीटर ट्रैवल किया? 17 मीटर ट्रैवल किया। और यहां से यहां के बीच में बॉडी कितना मीटर ट्रैवल किया है? लगभग 35 मीटर ट्रैवल किया है। क्लियर? आप देख रहे हैं जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम भी क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। यानी 1 सेकंड में पहले आप 2 मीटर चले, फिर आप 6 मीटर चले, फिर आप 17 मीटर चले, फिर आप 35 मीटर चले, यानी द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम आपका बढ़ रहा है। डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम बढ़ने का मतलब है कि आपका स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, और अगर आपका स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है मतलब आप एक्सीलरेशन में है। एंड दैट टू व्हिच टाइप ऑफ एक्सीलरेशन? इफ द स्पीड इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग देन यू आर इन पॉजिटिव एक्सीलरेशन, देन यू आर इन पॉजिटिव। मैंने पॉजिटिव एक्सीलरेशन का डेफिनेशन लिखवाया है, जब स्पीड बढ़ता है तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन, और जब स्पीड घटता है तो नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो यहां पे कंटिन्यूअसली स्पीड क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो ये आप लिख बना लें। क्लियर? एक और चीज इसी ग्राफ में मुझे करना है, ये व्हाइट वाले सारे लाइन को मिटा दूं क्या? ये तो समझ में आ गया ना व्हाइट वाला लाइन, इसको थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे एक और चीज यहां पे करना है। तो ये व्हाइट वाले सारे लाइन को मिटा रहा हूं, ये सिर्फ इसलिए लिया था ताकि ले बेटा, ठीक है। तो ये व्हाइट लाइन सारा मैंने मिटा दिया। अब जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, जब मैं ये पहले पॉइंट को देख रहा हूं, देखिए 1 सेकेंड वाले लाइन को, इसका जो एंगल है इसको मैं θ1 मान रहा हूं। इसका एंगल कितना है? θ1 है। जब मैं यहां पहुंचा, जब मैं कहां पहुंचा हूं? इस पॉइंट को पहुंचा हूं, तो जो मेरा एंगल है वो θ2 है। जब मैं इस पॉइंट को पहुंचा हूं तो जो मेरा एंगल है वो कौन है? θ3 है। और जब मैं इस पॉइंट को पहुंचा हूं तो मेरा एंगल है वो θ4 है। क्या मैं ये कह सकता हूं देखकर, दिखाई जो दे रहा है कि θ4
इज सबसे बड़ा, देन थीटा 3, देन थीटा 2, देन थीटा 1। एंगल कंटिन्यूअसली आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। एंगल इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। अगर एंगल कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है तो इसका tan ऑफ थीटा 4 वो भी क्या होगा? बड़ा होगा। tan ऑफ थीटा 3 भी क्या होगा? बड़ा होगा। tan ऑफ थीटा 2 भी क्या होगा? एंड देन फाइनली tan ऑफ थीटा 1। तो अगर थीटा बड़ा है तो उसका tan थीटा भी क्या होगा? बड़ा होगा। और tan थीटा अगर बड़ा है तो tan थीटा यानी स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ क्या देता है? स्लोप ऑफ दिस ग्राफ क्या देता है? स्पीड। मैं कह सकता हूं v4 सबसे बड़ा है, फिर v3, फिर v2 और फिर v1। ये बात समझ में आई क्या? ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? इस ग्राफ को देख के हमें ये बात तो समझ में आ गया कि कंटिन्यूअसली हमारा स्पीड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और जिस भी पर्टिकुलर केस में कंटिन्यूअसली आपका स्पीड अगर क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, तो आप क्या कहते हैं? एसिलेशन क्या है? पॉजिटिव एसिलेशन। यानी पॉजिटिव एसिलेशन का मतलब है कंटिन्यूअसली द स्पीड इज इंक्रीजिंग, कंटिन्यूअसली द स्पीड इज इंक्रीजिंग। आप चाहेंगे तो इसका पर यूनिट टाइम निकाल के भी आप चेक कर सकते हैं, आंसर वही आएगा कि कंटिन्यूअसली स्पीड जो है वो बढ़ता जा रहा है। पर उतना लॉजिक हम मैथमेटिक्स में नहीं जा रहे, हम तो सीधे ये वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड नहीं, हम तो सीधे थीटा देखे, क्योंकि स्लोप ऑफ वेलोसिटी डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है? स्पीड देता है। यानी स्लोप बड़ा यानी थीटा बड़ा, थीटा बड़ा मतलब tan थीटा बड़ा, tan थीटा बड़ा मतलब स्पीड बढ़ता जा रहा है। स्पीड बढ़ने का मतलब एसिलेशन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब सिंपली एक ही है, एसिलरेशन। इसका एक ही मतलब है, एसिलरेशन इज पॉजिटिव। यानी जब कभी भी आपको पॉजिटिव एसिलरेशन का ग्राफ बनाने बोलेगा, किसके बीच में? डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, वो कैसा होता है? पैराबोलिक इन नेचर होता है। तो अगले ये लिख सब बना लिए ये सब लोग, तो अगले उस पर चलिए। राइट, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ व्हाट? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, दैट इज, हम लोग जो अभी केस पढ़े वो कौन सा है? इंक्रीजिंग स्पीड, द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूं, द ग्राफ ऑफ डिस्टेंस टाइम is parabolic in nature with respect to y axis, और ये कोई नई चीज नहीं है, आप ये पढ़े हुए हैं क्लास 10th में। आपने इस प्रकार के अनेकों ग्राफ बनाए हुए हैं, जहां पर आप याद करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जब आप ग्राफ बनाते थे तो आपने ऐसा ग्राफ बनाया था कि नहीं बनाया था? एक ग्राफ बनाया होगा जहां नो सॉल्यूशन, एक ग्राफ बनाया होगा जहां 1 सॉल्यूशन, और एक ग्राफ बनाया होगा जहां 2 सॉल्यूशन। जितनी जगह कटा उतना सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। तो हमारा जो केस है वो कौन सा है? अगर टाइम t इज इक्वल टू 0 पर ऐसा भी बन सकता है, या फिर ऐसा भी ग्राफ बन सकता है। लेकिन ऐसा तब बनेगा जब डिस्टेंस टाइम नहीं होगा। तब कौन सा होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि नीचे वाले क्वाड्रेंट में तभी जाता है जब वो किस में आता है? डिस्प्लेसमेंट में। तो डिस्टेंस टाइम में ये वाला पॉसिबल नहीं है, पर ये दोनों पॉसिबल हैं, ये दोनों संभव हो सकता है। क्लियर? तो ये पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट नंबर 2, द स्पीड इज इंक्रीजिंग, दैट इज slope is continuously increasing, which means acceleration is positive. Acceleration is positive. अगर कंटिन्यूअसली आपका स्पीड बढ़ रहा है, इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या है? पॉजिटिव। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं, बढ़े आगे। केस नंबर बी, 4 नहीं, बी।
अब किसके लिए पढ़ रहे हैं? डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग स्पीड। स्पीड घट भी सकता है। अब अगर मेरा स्पीड घटेगा तो मेरा ग्राफ कैसा होगा? ध्यान से देखिए ग्राफ कैसा होगा। ये आपका ग्राफ ऐसा बन गया है। ये किसका ग्राफ है? डिस्टेंस इन मीटर बाय टाइम ग्राफ है, टाइम इन सेकेंड का ग्राफ है। ध्यान से देखिए, इसका जब ग्राफ हम देखते हैं, किसका? डिस्टेंस टाइम का ग्राफ फॉर डिक्रीजिंग स्पीड, तो ये जो ग्राफ आएगा ना, ये ऐसा आएगा। ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा आएगा। अब आप इसके उसको अलग अलग सेकंड पर आप देख लीजिए, 1 सेकंड पर, 2 सेकंड पर, 3 सेकंड पर और 4 सेकंड पर। 1 सेकंड पर जो आपका पोजीशन है वो यहां है, दूसरे सेकंड पे जो आपका पोजीशन है वो यहां है, तीसरे सेकंड में जो आपका पोजीशन है वो यहां है, और चौथे सेकंड में जो आपका पोजीशन है वो यहां पर है। अब एक रैंडम नंबर कुछ भी मैं यहां पर एलोकेट कर रहा हूं। 1 सेकंड पर मान लीजिए 30 पर था, फिर 40 पर आ गया, फिर 45 पर आ गया और फिर 48 पर आ गया। अब इसके बीच का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, तो बॉडी x इज इक्वल टू 0 पर ही है। तो पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है? 30 मीटर ट्रैवल हुआ है। पर दूसरे सेकंड में बॉडी कितना ट्रैवल किया है? मात्र 10 मीटर। तीसरे में कितना ट्रैवल किया है? 5 मीटर। और आखिरी सेकंड में कितना ट्रैवल किया है? 3 मीटर। आप देख पा रहे हैं कि कंटिन्यूअसली ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है। और अगर डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम घट रहा है, यानी स्पीड भी बॉडी की क्या हो रही है? घट रही है। और बॉडी का स्पीड घटेगा, इसका मतलब वो बॉडी डिसेलरेट कर रहा है या रिटार्ड कर रहा है। और जब बॉडी रिटार्ड करता है तो उसको क्या कहते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो जब कभी भी नेगेटिव एक्सेलरेशन आपको दिखाना होगा तो ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा? पैराबोलिक ही बनेगा, बट विथ रिस्पेक्ट टू विच एक्सिस दिस टाइम? ये एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में आपका क्या बनेगा? पैराबोलिक बनेगा। डन। अब ये बीच की लाइनें मिटा दूं, ये जो बनाए थे इसको मिटा दिया जाए ताकि मैं आगे की चीजें समझा सकूं। मिटा रहा हूं इसको, है ना? डन। अब जरा ध्यान से देखिए, जब बॉडी 1 सेकंड पर है, जब 2 सेकंड पर है, जब 3 सेकंड पर है और जब 4 सेकंड पर है, तो हम लोग इस चारों पॉइंट पर इसका क्या बनाते हैं? स्लोप बनाते हैं। तो पहली बार जब मैं स्लोप बना रहा हूं तो ये आपका θ1 है। दूसरी बार जब स्लोप बना रहा हूं दिस इज θ2। तीसरी बार जब स्लोप बना रहे हैं दिस इज θ3। एंड चौथी बार जब स्लोप बना रहे हैं दिस इज θ4। क्लियरली आंख से दिख रहा है कि आपका जो θ4 है, आपका जो θ4 है वो सबसे छोटा है, उससे बड़ा θ3 है, उससे बड़ा θ2 है और सबसे बड़ा कौन है? θ1। अगर मैं इसको tan के साथ लिख दूं तो tan θ4 सबसे छोटा, फिर tan θ1 उससे बड़ा, फिर tan θ2 उससे बड़ा और सबसे बड़ा कौन है? tan θ1 है। tan थीटा विच इज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये हमको एक्चुअली क्या देता है? ये हमको देता है, ये हमको क्या देता है? ये हमको देता है स्पीड। तो v4 सबसे छोटा, फिर v3, फिर v2 और फिर v1। और यहां से मुझे क्या बात समझ में आई? यहां से मुझे क्या बात समझ में आई? यहां से मुझे ये बात समझ में आई कि जब कभी भी आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहे हैं और आपका स्लोप कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके गाड़ी का स्पीड क्या हो रहा है? स्लो हो रहा है। आपके गाड़ी का स्पीड क्या हो रहा है? स्लो हो रहा है। डन। आपके गाड़ी का स्पीड क्या हो रहा है? स्लो हो रहा है। डन।
तो इसके नीचे आप 2 लाइनें या आगे बढ़ें, लिखें 2 बातें, राइट। पॉइंट नंबर 1, व्हेन द बॉडी इज moving with non-uniform speed, ब्रैकेट में decreasing speed, the distance time graph is again parabolic in nature, but with respect to which axis? With respect to x axis, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ही बन रहा है ग्राफ आपका, ये कुछ इस प्रकार का ग्राफ बना था ना, तो ये विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। पॉइंट नंबर 2, एज द slope of the curve is continuously decreasing, which implies क्या? The speed is which implies the speed is decreasing, और अगर स्पीड घटता है तो हम क्या कहते हैं? बॉडी इज इन विच एक्सेलरेशन? नेगेटिव एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज नेगेटिव, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज नेगेटिव। डन। कैसे पता चला? तो tan थीटा से आपको पता चल रहा है कंटिन्यूअसली, और tan थीटा इज डिक्रीजिंग, θ1 सबसे बड़ा है, फिर θ2, जैसे ऐसे स्लोप घट रहा है, और वो तो इधर से भी दिख रहा था आपको, डिस्टेंस से भी दिख रहा था, कंटिन्यूअसली डिस्टेंस आपका क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है। यहां तक लिख लिए। नेचर ऑफ ग्राफ याद रहा, एट रेस्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इन यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन और y इज इक्वल टू mx प्लस c। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इंक्रीजिंग स्पीड पैराबोलिक विद रेस्पेक्ट टू y एक्सिस, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड डिक्रीजिंग स्पीड पैराबोलिक विद रेस्पेक्ट टू। डन। पहला सवाल ग्राफ से आपके पूछ रहा हूं, क्वेश्चन लिखिए। अब आपसे मैं आशा करता हूं कि आप ये क्वेश्चन बना लेंगे। ड्रॉ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉल dropped from a building of height h and reaches the ground तो जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड आपको इसका क्या बनाना है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है। जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड आपको क्या बनाना है? इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है। ठीक है, केस क्या है समझ में आ गया? एक बॉल है, उस बॉल को आपने क्या कर दिया? हाथ से छोड़ दिया। ड्रॉपिंग मतलब आपने उसको क्या कर दिया? छोड़ दिया। और जैसे ही छोड़े हैं वहां से लेके कहां तक उसका जो मोशन है, कब तक? जस्ट जमीन में टच होने से पहले तक, जस्ट माने ऐसे टच हुआ, बस उसी टाइम तक का ग्राफ आपको बनाना है। कि टच होने के बाद का ग्राफ फिर दूसरा नेचर हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट टच होने तक का ग्राफ आपको बनाना है। ठीक, पहला सवाल है कैसे सोचना है, ये मैं सिखा देता हूं कि आप लोग अटेम्प्ट करेंगे कि एक सवाल में सिखा दूं कि सोचते कैसे है, मैं सिखा देता हूं। सेकंड क्वेश्चन से आप लोग बनाइए। सोचना ऐसे है कि पहले मुझे ये सोचना है कि क्या बॉडी मेरा रेस्ट पर है? इस पूरे मोशन में बॉडी रेस्ट पर है, अरे बॉडी तो चल रहा है, यानी ये पहला वाला ग्राफ तो नहीं बनेगा। दूसरा, क्या थ्रू आउट दी हमारा मोशन स्पीड कांस्टेंट है? अरे आप जब छोड़े थे वहां u0 था और धीरे धीरे स्पीड बढ़ रहा होगा, सबसे ज्यादा स्पीड नीचे है, तो स्पीड कांस्टेंट नहीं, यानी सेकंड वाला ग्राफ भी नहीं बनेगा। समझ में आया कैसे सोचना है? मोशन को एनालिसिस करना है कि आपने जो मोशन के बारे में बात कर रहे हैं वो मोशन कौन से टाइप का मोशन है।
अब तीसरा आ गया, बॉडी कहां आ रही है, नीचे, एक्सेलरेशन काम कर रहा, कहां काम कर रहा है, नीचे, तो एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में, मूवमेंट ऑफ बॉडी भी उसी डायरेक्शन में है, तो कंटिन्यूअसली स्पीड क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। और जब किसी बॉडी का कंटिन्यूअसली स्पीड बढ़ता है तो वो उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्या पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे बनता है, आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, पढ़ा है, तो क्या बना सकते हैं, नहीं बना सकते, तो आपका आंसर कैसा होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे बनता है, आप ऑलरेडी देख चुके हैं कैसा बनता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ। ये आपका डन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा होगा, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा, जहां पे बॉडी रेस्ट पर थी इनिशियली, और बॉडी रेस्ट पर थी इनिशियली, और फाइनली किसी एक टाइम पीरियड पर जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, ये एच हाइट उसने क्या कर लिया, अचीव कर लिया एट टाइम टी इज इक्वल टू टी सेकेंड्स। यहां पर टाइम टी इज इक्वल टू 0 था और एक्स भी क्या था, 0 था, क्योंकि डिस्टेंस आपने जब ड्रॉप करना स्टार्ट किया उस टाइम तो आपका डिस्टेंस 0 है, जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा, तो ये पैराबोलिक नेचर है, ऐसा यही पढ़े थे ना पॉजिटिव का ग्राफ बन गया। क्लियर, कोई डाउट नहीं। पर दूसरा सवाल मुझे पूरा ऐसा विश्वास है कि आप लोग खुद से कर लेंगे। अगर ये सीख गए कि कैसे सोचना है तो दूसरा सवाल आप कर लेंगे, मुझे ऐसा पूरा अंदर से विश्वास आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ सेम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, पर दिस टाइम जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है वो बनाना है a ball is dropped from height h, एक बिल्डिंग है जिसका हाइट h है, वहां से ड्रॉप किया गया है, एंड reaches the same height after striking the surface, सरफेस को स्ट्राइक करके वो फिर अपने ओरिजिनल जगह पर पहुंच गया। मतलब बॉल को ऐसे अपने हाथ पे पकड़ा था, छोड़े जाके बॉल जमीन में टकराया, और टकरा के फिर आपने उसको क्या कर लिया, हाथ में कैच कर लिया। इसका ग्राफ अब आपको बनाना है। पूरे मोशन को एनालिसिस कीजिए, क्या क्या हो रहा है उसमें, और एनालिसिस करके उसको आप सॉल्व कीजिए। डन, सोचिए, पहले थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचिए, बनाइए, आप अपनी कॉपी में बनाइए, हम देख लेंगे कि आप सही बनाए कि गलत बनाए। और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आप लोग भी प्रयास कीजिए कैसे बनेगा, और कमेंट बॉक्स में डालिए फोटो खींच के कैसा आपने ग्राफ बनाया है, सो दैट कि नहीं, कमेंट बॉक्स में हम नहीं डाल सकते हैं, यू कैन नॉट पोस्ट अ फोटोग्राफ देयर। अच्छा, फोटो नहीं डाल सकते, अच्छा नेचर इंग्लिश में तो लिख सकते हैं कि भाई माई ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, उसका आप इंग्लिश में वो कर दीजिए, एक्सप्रेशन लिख के दीजिए कि कैसा ग्राफ बना है, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, कि पहले ऊपर आया फिर नीचे, कुछ तो ऐसा हुआ होगा आपके साथ। हाँ, ये तो पूरा ऐसे नमक डाल रही है ऐसे करके, वो खाना बना रही है ऐसे नमक डाल रही है माँ जी ऐसे ग्राफ बना रही है ऐसे हाँ, सोचिए, ये सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्राफ का क्वेश्चन आप अपने ही बुद्धि विवेक से बनाना है। एग्जाम में तो हम आपके बगल में नहीं रहेंगे कि मैं आपको हर एग्जाम सवाल को सोचवाऊंगा कि भाई ऐसे होगा ऐसे होगा। आपको इस मोशन को एनालिसिस करना है। क्या मोशन है, एक बॉल है जिसको आपने क्या किया है, एक पॉइंट से ऐसे ड्रॉप किया है, जिस पॉइंट से इसको ड्रॉप किया है धीरे धीरे उसका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा होगा। डन, स्पीड भी बढ़ती जा रही होगी। टकराने से पहले तक का ग्राफ तो आपका पता है, टकराया होगा, उसके बाद बॉल वापस से ऊपर गया, तो यानी आपका बॉडी का जो मोशन है वो ऊपर, लेकिन एक्सेलरेशन अभी भी नीचे ही है, तो ग्रेविटी तो हमेशा नीचे काम कर रही है। यानी एक्सेलरेशन पहले वाले केस में पॉजिटिव था और सेकंड वाले केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। पहली बात तो आप जो भी कर्व बनाएंगे उसमें सेकंड हाफ में जो एक्सेलरेशन का नेचर होगा ग्राफ का, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन जैसा होना चाहिए, ये पहला बात है।
दूसरा बात, कुछ लोग ऐसा भी ग्राफ बनाए हैं, जैसा भी मैं किसी के कॉपी में देख रहा था, ये ऐसा ग्राफ बना दिए हैं, कुछ लोग ऐसा बनाए हैं, और एक बच्ची के कॉपी में मैं ऐसा देख रहा हूं, ऐसा ग्राफ बना दिए हैं। मुझे बताइए, डिस्टेंस कभी घटता है? डिस्टेंस, करेक्ट, ये बच्चा सही बनाया। डिस्टेंस कभी घटता है? डिस्टेंस आप घटा दिए, किसी भी बॉडी का डिस्टेंस कभी घटेगा? आप देखिए, यहां 0 से स्टार्ट हुआ, h हाइट गया, और जब वापस यहां पहुंचा तो 2h डिस्टेंस ना ट्रैवल किया, तो हाइट तो ये बढ़ता ही जाएगा, नहीं घटेगा कभी। ये जो ग्राफ आप बनाए, इसका क्या मतलब है कि h हाइट पर गया और फिर 0 हाइट पर आ गया। इस ग्राफ का तो यही मतलब है। इस ग्राफ का मतलब है कि h हाइट से इनिशिएट किया, 0 हुआ और फिर h हाइट पर पहुंच गया, इसका ये मतलब है। लेकिन हमारा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो है नहीं, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो भी ये गलत होता। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या करना है, हमारा ए पहले गया तो h, और फिर वापस जब ऊपर पहुंचा तो 2h डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया। तो ग्राफ तो जिस जगह पर पहुंच गया उससे नीचे तो नहीं जाएगा, ऊपर ही ऊपर उसको जाना पड़ेगा। क्लियर? अगर ऊपर ही ऊपर इसको जाना है तो ग्राफ का नेचर कैसा होगा? जैसा अभी एक बच्चे ने दिखाया मुझे, वैसा ही होगा जैसा इसने दिखाया है। ये ऐसा डिस्टेंस एक्सिस और ये ऐसा टाइम एक्सिस। ग्राफ का नेचर कैसा होगा? फर्स्ट हाफ के लिए ग्राफ ऐसा बनेगा, टिल h तक ऐसा बनेगा, और यहां के बाद ग्राफ कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, और ये पॉइंट कहां चला गया? 2h हो गया। टाइम इस पॉइंट पर t, और जब यहां पहुंचा होगा तो टाइम 2t रहा होगा, क्योंकि जितना समय जाने में उतना ही समय आने में। क्लियर? ये डॉटेड वाला लाइन हटा देता हूं तो ग्राफ आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये तो रेफरेंस के लिए लेते हैं ना, तो ये आपका क्या हो गया? नेचर ऑफ द कर्व हो गया। दिस इज द नेचर ऑफ द कर्व। डन? ये आपका ग्राफ आएगा। जब आप क्या किए, एक बॉल को छोड़े हैं, जमीन पर गया है और वापस ऊपर आ गया है। ठीक? क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़े। हाँ, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। आप क्या समझे पहले वो हमको समझा दीजिए, फिर जो हम समझे हैं वो आपको समझा देंगे। हाँ, इनका कहना है, देखिए क्या, देखिए इनका डाउट हम समझ गए क्या कह रही है। इनका डाउट है कि चूंकि बॉल तो ऑलरेडी h हाइट पर प्रेजेंट है, तो यानी ग्राफ तो कहीं ऊपर से स्टार्ट होना चाहिए ना, आप 0 से कैसे स्टार्ट, यही आपका डाउट है। पर डिस्टेंस इस पॉइंट पर हमने 0 है ना, बॉल का मोशन जब से स्टार्ट हुआ है तब से हम टोटल डिस्टेंस माप रहे हैं। हम वो बॉल को पॉकेट में रख के छत पर चढ़े, कि हम उसको क्रेन से ऊपर लेके आए, कि हम उसको फेंक के कैच दे के दिए, वो वाले मोशन को हमें एनालिसिस नहीं करना है। हमारा मोशन का एनालिसिस कब से स्टार्ट हुआ है? जब हम छत पर खड़े हो गए। अब वो बॉल नीचे से ऊपर कैसे पहुंचा, इसका हमको एनालिसिस नहीं करना है। हमको एनालिसिस करना है कि जब छत पर बॉल पहुंच गया, इसके बाद तो जब छत पर पहुंचा है उस टाइम पर उसका डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस 0 है, यहां 0 है। अब यहां से जैसे जैसे वो नीचे जाएगा उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जमीन पर टकराएगा, और फिर जब रिटर्न आ रहा होगा फर्दर डिस्टेंस बढ़ता जा रहा होगा। और जो h हाइट गया था वही h हाइट वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया? 2h ट्रैवल कर लिया। तो डिस्टेंस टोटल कितना ट्रैवल होना चाहिए? 2h। और समय जो लगेगा t टाइम जाने में और t टाइम आने में, तो t टाइम जाने में और t टाइम आने में। पहला, जब वो नीचे जा रहा था कंटिन्यूअसली स्पीड बढ़ रहा था, तो जो आपका स्लोप होना चाहिए ग्राफ का वो कैसा होना चाहिए? जो आपका स्लोप होना चाहिए ग्राफ का वो कंटिन्यूअसली बढ़ता वाला होना चाहिए। क्लियर? और जब वो नीचे टकरा के ऊपर आ रहा है, तो ऊपर आके तो फिर रेस्ट पर हो जाएगा, यानी कंटिन्यूअसली उसका स्पीड क्या होना चाहिए? घटता वाला होना चाहिए। और कंटिन्यूअसली उसका स्पीड क्या हो रहा है? यहां पे घट रहा है, और फाइनली 0 हो जाएगा। इसलिए देखिए ऑलमोस्ट लास्ट पॉइंट पे इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। रेस्ट पर जब था तो क्या बोले थे? पैरेलल टू। 0 हो गया मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और जब स्टार्ट हुआ है तभी भी इट इज पैरेलल टू। तो इनिशियली और फाइनली बॉडी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि जब बॉडी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो इसका मतलब बॉडी किस पर है?
रेस्ट पर है। और वेलोसिटी टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है? स्पीड देता है। तो स्पीड दो ही जगह जीरो हुआ है, एक जब ड्रॉप हुआ था तब, और वापस जब हाथ में पकड़ा गया वापस से तब। क्लियर? ऐसे एनालिसिस करना है अपने दिमाग से। देन अब इस बार एक और इससे अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन, ये भी अच्छा था, इससे और अच्छा। ये एससी वर्मा का सवाल है। दिस ऑल क्वेश्चन बिलोंग्स टू एससी वर्मा सर। ये उसी में दिया हुआ है सारा क्वेश्चन। ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब इस बार किसके लिए? फॉर अ बॉल थ्रोन, फॉर अ बॉल थ्रोन। अब हम जमीन पर खड़े हैं और हमने एक बॉल को क्या किया? ऊपर की ओर फेंका है। बॉल ऊपर गया और फिर वापस से हम उसको क्या कर लिए? कैच कर लिए। इसी मोशन के लिए हमको क्या बनाना है? डिस्टेंस टाइम बनाना है। एक बॉल है तो हमने ऐसे फेंका, ऊपर गया, रुका, रुक के वापस हमारे हाथ में वापस कैच आ गया। इसके लिए हमको ग्राफ बनाना है। बॉल थ्रोन, थ्रोन याद रखिएगा, हमने फेंका है बॉल को। थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड एंड reaches the ground again, reaches the ground again, फिर अपने गंतव्य स्थान में वापस आ गया। देन आपको इसके लिए क्या बनाना है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है। देखिए तो बाबू, ठीक है, सोच के बताइए कैसा बनेगा। और कोई अगर बना लिया है तो दिखाए मुझे कि कैसा ग्राफ बन रहा है। देखते हैं, देख लिए। अब हमको सोचने दीजिए कि जो आप बनाए हैं सही है कि नहीं। मैंने भी सोचा नहीं है कैसा बनता है। पहले वो ये डिक्रीजिंग है, पहले मतलब एक अगर तो नीचे लग रहा है ग्रेविटी तो वो डिक्रीज करेगा, फिर ऊपर से जब आ रहा है तो इंक्रीज होगा। तो यानी ग्राफ इसका लगभग सभी लोगों ने सही बना लिया एक तरीके से, यही ना? यही कहना चाह रहे हैं आप लोग? यानी पहले ग्राफ ऐसा हुआ है और उसके बाद ग्राफ ऐसा हो गया है, यही ना? करेक्ट होना भी चाहिए। और दो ही जगह पर इसका जो स्लोप है वो यहां पर जीरो हुआ है इसके लिए, और यहां पर जीरो हुआ है इसके लिए। यानी दो जगह पे इसका ग्राफ क्या हुआ है? जीरो हो गया है। दो जगह पे इसका ग्राफ क्या हो गया है? जीरो हो गया है। दो जगह पे इसका ग्राफ क्या हो गया? जीरो हो गया। एक जगह यहां पर और एक जगह यहां पर, और ये दोनों कहां पर हैं? बॉल को आपने ऊपर फेंका, फाइनल पॉइंट पे जीरो, और जब आ रहा था तब भी वहीं जीरो था। नीचे जब वो पहुंचा है तब उसके पास क्या है? सेम स्पीड है। यानी स्लोप एट दिस पॉइंट इज सेम एज द स्लोप एट दिस पॉइंट। दोनों जगह स्पीड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और कंटिन्यूअसली मेरा स्पीड पहले क्या हो रहा है? घट रहा है, और घटते हुए कहां पहुंच गया? जीरो। और फिर जीरो से बढ़ते हुए कहां पहुंच गया? जहां से वो चलना स्टार्ट किया था। एंड दिस इज द नेचर ऑफ द ग्राफ। थोड़ा थोड़ा फील आना स्टार्ट हुआ। ग्राफ फील से ही बनेगा। ग्राफ का और कोई उपाय नहीं। मैं आपको सिखा नहीं सकता हूं कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है किसी केस के लिए। ग्राफ हमेशा फील से बनेगा, क्या हो रहा है और उसके लिए कैसा ग्राफ आपने पढ़ा है। डन? ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में स्पीड टाइम ग्राफ उसके ऊपर चलेंगे, और कुछ ऐसा ग्राफ, जैसे एक सवाल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, या विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज पॉसिबल। तो कुछ ऐसे भी ग्राफ होते हैं जो बन ही नहीं सकते, तो कुछ वैसे ग्राफ। फिर डिस्टेंस स्पीड टाइम आ जाएगा, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट टाइम पढ़ेंगे, वेलोसिटी टाइम पढ़ेंगे, और फाइनली एक्सेलरेशन। डन? बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।